Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics sample paper class 10th CBSE बोर्ड। सैम्पल पेपर पढ़ेंगे, फर्स्ट सैम्पल पेपर इसमें पढ़ेंगे जो आपके 2024 की बोर्ड एग्जाम में होने वाले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो ये फर्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। आपका पेपर 4 से 5 सेक्शन में बटा हुआ होगा। समझते हैं फर्स्ट सेक्शन ए को, जिसमें आपके 1 से लेकर 20 तक MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उनको समझते हैं पहले, जो आपके थोड़ा रिटन वर्क करने पर आप उनके आंसर फाइंड कर सकते हैं, या हो सकता है किसी में कोई भी रिटन वर्क आपको ना करना पड़े। देखिएगा फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ द टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटेन एज ए इज इक्वल टू है एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू है, वेयर एक्स एंड वाई आर द प्राइम नंबर्स गिवन है हमको, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स बाय इट्स एलसीएम। ए एंड बी को उनके ए और बी के प्रोडक्ट को उनके एलसीएम से जब डिवाइड करेंगे तो एक तरीके से आपसे आपको एचसीएफ प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहीं भी एचसीएफ नहीं लिखा हुआ है कि हमारे पास दो नंबर हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि दो नंबर ए एंड बी हैं, जिन्हें एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर और एक्स वाई क्यू से डिनोट किया गया है। ठीक है, जिनके एलसीएम हमें गिवन है, एचसीएफ फाइंड करिएगा, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कह दिया कि एलसीएम ए बी के एलसीएम से अगर हम डिवाइड करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, सीधा सा एचसीएफ प्राप्त होता। तो हमको एचसीएफ मिलेगा। देखिएगा इसको करना कैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव गिवन दैट एक्स एज इक्वल टू हमको गिवन है एक्स क्यू वाई स्क्वायर, एक्स क्यू वाई स्क्वायर, और बी इक्वल टू हमको गिवन है एक्स वाई का होल क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले इनका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या होता है, इसमें से एक्स और वाई, यहाँ भी एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स या वाई की जो बड़ी पावर हो वो ले लीजिएगा। इसमें देखिएगा एक्स की बड़ी पावर है एक्स क्यू, और इसमें वाई की बड़ी पावर वाई क्यू, तो इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स क्यू वाई क्यू। ये आप फैक्टर करके आपको एलसीएम इनका फाइंड करना हो तो वैसे कर लीजिएगा, लेकिन इतना इसमें नहीं करना है कुछ भी। नाउ एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यू इंटू वाई क्यू। ग्रेटेस्ट पावर ली जाती है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ ए बी को इनके एलसीएम से डिवाइड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ ए बी, यानी ए, या लिख देंगे हम प्रोडक्ट ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी अपॉन एलसीएम ऑफ ए बी। तो ए बी का प्रोडक्ट क्या निकलेगा जाके, एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब, और एलसीएम निकला जा करके है एक्स क्यू वाई क्यू। तो एक्स क्यू सी एक्स क्यू कैंसिल हो गया, और बाई क्यू सी बाई क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो पूछा जा रहा हमसे वो निकला आपका एक्स वाई स्क्वायर। एक तरीके से एक्स वाई स्क्वायर इन गिवन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पहले लिख दिया, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल में जो एक्स की वैल्यू निकलती है वो एक निकलती है। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हैज़ टू जीरोस, या इसमें क्या हमने ऑप्शन निकाला था एक्स वाई स्क्वायर, बी हो गया। अब इसमें देखिएगा टू जीरोस नहीं होंगे, वन जीरो एंड द जीरोस जीरो इज थ्री, वो तो यहाँ से देख के चलेगा। हाँ, एक जीरो निकलेगा जाकर, वो भी क्या होगा, थ्री, यानी एक्स एक्सेस पर काटने वाली जो वैल्यू एक्स की होगी, यहाँ पर एक्स एक्सेस पर एक्स की वैल्यू थ्री आ रही है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा कि वन जीरो होगा, और वो भी क्या होगा, थ्री। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर इन द गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दैट इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स मीन्स होता है वो लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो हमसे ये पूछा गया तो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, जो पैरेलल लाइन के लिए स्टेटमेंट होता है वो ट्रू कर देंगे। दैट इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन यानी पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। देखते हैं इसकी ऑप्शन। क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, ये पैरेलल लाइन के लिए होता है। राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर डी डिस्क्रिमिनेंट यानी जो विविक्तकर होता है उस पर डिपेंड करते हैं। और डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। अगर डी की वैल्यू, जैसे 4 क्वेश्चन है, मान लीजिएगा हमको पी एक्स इज इक्वल टू गिवन है 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से a इज इक्वल टू 9 है, b इज इक्वल टू माइनस 6 है, और c इज इक्वल टू माइनस 2 है।
डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में विविधकर बोलते हैं। अब देखिएगा इसकी वैल्यू, जो इसके रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का जो उसका नेचर होता है वो उसी बात पर डिपेंड करता है। अगर हमारा d इज ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर d इज ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। और d अगर हमारा इक्वल टू 0 आता तो रूट रियल और इक्वल होंगे। और d इज लेस देन 0 आता, दैट इज d की वैल्यू निगेटिव आती, तो जो रूट होंगे वो इमेजिनरी होंगे। यही हमारे इसके 3 नेचर होते हैं जो हमें बताना है। तो यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं। b की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर यानी 36 माइनस 4, a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है -2। दैट इज 36 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 9 8 या 72, यानी जो भी वैल्यू आपकी आ रही है, जैसे 108 ग्रेटर देन 0, 108 ग्रेटर देन 0 आ गया, दैट इज रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसके आंसर अब आप टिक करेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP ऐसी हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिनके कॉमन डिफरेंस इक्वल हैं। फर्स्ट टर्म ऑन फर्स्ट AP का -1 है और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म सेकंड AP का -8 है। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, तो उनके चौथे टर्म यानी फोर्थ टर्म का आपको डिफरेंस बताना है। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है कि पहली AP का A1 इक्वल टू -1 है और दूसरी AP का A1 इक्वल टू वो हमारा -8 है। 2 AP हैं, अलग अलग अपने फर्स्ट टर्म उनके लिख लिए, लेकिन कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D, यानी दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है। हमसे पूछा गया है पहली AP का चौथा टर्म यानी फोर्थ टर्म और दूसरी AP के फोर्थ टर्म का डिफरेंस पूछा गया है। तो हम इसका T1 निकालते हैं। T4 इक्वल टू होता है A प्लस 3D। तो इसका A कितना हो जाएगा, -1 प्लस 3D ही रहने दीजिएगा। और सेकेंड AP के लिए T4 कितना हो जाएगा, -8 प्लस 3D, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म तो डिफरेंस है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये टर्म हमारे सेफ रहेंगे। अब आप फाइंड कर लीजिएगा T4 यानी फर्स्ट AP का T4 माइनस सेकेंड AP का T4। ठीक है, ये पहली AP के लिए दूसरी AP के लिए। तो पहली AP का -1 प्लस 3D और माइनस ये प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस का 3D हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा फाइनली 7। -1 प्लस 8 7, यानी उनके दोनों AP के जो फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकलेगा जाके वो 7 निकलेगा। सिक्स क्वेश्चन से कहा जा रहा था रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सेस। ये कोई पॉइंट है दो एक्स अक्ष के द्वारा डिवाइड किए जा रहे थे, वो किस रेशियो में डिवाइड किए जा रहे हैं, हमसे वो रेशियो पूछा जा रहा है। तो आपको सेक्शन फार्मूला लर्न होना चाहिए। जैसे 2 पॉइंट हैं ए और बी, अब ये एक्स एक्सिस के द्वारा कहीं पर डिवाइड किए जा रहे हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस के द्वारा पॉइंट यहाँ पर डिवाइड कर रहा है सी पर, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो एक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स एक्सिस के, तो एक्स का तो कोऑर्डिनेट होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो देखिएगा हमें अगर एक्स को ही लेके चलते हैं, अगर एक्स का पॉइंट ही निकालते हैं तो हम उनका रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने एम रेशियो एन, जो एक्स एक्सिस है वो इन ए बी लाइन को एम रेशियो एन में डिवाइड करती है। तो इसके लिए जो 0 वाली वैल्यू है हम उसको लेके चलेंगे, यानी तो 0 से मतलब बाई इक्वल टू, ठीक, ये एक्स होता है ये बाई होता है और बाई की वैल्यू 0 होती है। वैसे बाई की वैल्यू अगर आप निकालना चाहती है हो जाएगी हमारी m/1 m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ये तो हो गया हमारा रिलेशन। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, बाई की वैल्यू क्या है 0, 0 इक्वल टू m/2 की वैल्यू है 6, यानी 6m हो जाएगा। और n/2 की वैल्यू है -3, दैट इज -3n हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा m प्लस एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो m प्लस एन चला जाएगा 0 में। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस एन 0 में चला जाएगा, तो ये बचेगा माइनस के 6m-3n इज इक्वल टू 0 या 6m इज इक्वल टू 3n। या एक तरीके से हमको m अपॉन n यानी m रेशियो n फाइंड करना है, तो m अपॉन n इज इक्वल टू हो जाएगा 3/6।
m से इधर डिवाइड कर दिया, 6 से इधर डिवाइड कर दिया, ये फाइनली निकल आया हमारा 1/2। तो जो रेशियो हमारा m/n आएगा वो आएगा 1/2, यानी वो है ए बी लाइन जो एक्स एक्सिस द्वारा डिवाइड की जाती है वो 1/2 में डिवाइड की जाती है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे, जो जीरो थी उसको लेके चलेंगे तो हम फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम एक्स को ही लेके चले तो हमारे पास 3 अननोन वैल्यू हो जाएंगी, कंडीशन एक है, फाइंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक्स वाई द पॉइंट इज 5 यूनिट अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। कोई पॉइंट एक्स वाई है जिसकी ऑरिजिन जो 0 0 होते हैं इसके कोऑर्डिनेट, उससे डिस्टेंस 5 यूनिट है। अब हाउ मैनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसी प्रकार के थर्ड क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट लाई करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट हो जाएंगे। कोई एक निश्चित पॉइंट थोड़ी होता है जिसकी दूरी ऑरिजिन से 5 हो, बहुत से पॉइंट होते हैं जिनकी दूरी सभी की एक्स से ऑरिजिन से 5 यूनिट होगी। जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक सिस्टम, यहाँ से कोई एक्स कोमा वाई हमारा पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस जो है ऑरिजिन से 5 यूनिट है। अब वो कह रहे थर्ड क्वाड्रेंट में चलिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, इसमें -x, -y हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये कोऑर्डिनेट होते हैं। तो इस प्रकार के पॉइंट जो होंगे इसमें बहुत से होंगे। एक तरीके से अगर हम यहाँ से शुरू करें, ये इतनी 5 डिस्टेंस लेकर अगर हम एक सर्किल फाइंड करते हैं ये यहाँ तक, तो ये सभी ऑरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे ही होंगे। तो इस प्रकार से ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स निकलेंगे जाके जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे और जिनकी डिस्टेंस ऑरिजिन से 5 यूनिट होगी। तो आप इसमें केवल लिख देंगे इनफाइनाइटली मैनी। तो आंसर आप टिक कर देंगे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये ए बी सी कोई ट्राइंगल है, इसमें ए बी इक्वल टू हमको ए गिवन है और डी ई इक्वल टू एक्स गिवन है, बी ई इक्वल टू बी गिवन है और सी ई इक्वल टू सी गिवन है। तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल डी। तो हमें करना क्या, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे और सिमिलर प्रूफ अगर कर लेते हैं तो जो सिमिलरिटी के नियम होते हैं या बीपीटी के जो नियम होता है उसकी हेल्प से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। 8 क्वेश्चन हमको ये गिवन है इस प्रकार से, ए बी सी एक ट्राइंगल गिवन है, डी की वैल्यू एक्स है, ए बी की वैल्यू ए है, बी ई की वैल्यू बी और सी ई की वैल्यू सी हमको यहाँ तक गिवन है। एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ ए बी सी के ए बी सी के टर्म में हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको ये दोनों ट्राइंगल लिखना कि यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी और डी ई सी को सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे, देखिएगा ये ट्राइंगल दोनों में कॉमन है और ये पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो कॉमन हो गया सी इन ट्राइंगल, जैसे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, एक एंगल इक्वल हो गया। दूसरा एंगल हमारा ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी, इक्वल है क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो ट्राइंगल हमारे हो जाएंगे सिमिलर। ठीक, तो इसमें यहाँ ये लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंगल, मतलब इन ट्राइंगल ए बी सी और डी ई सी में। और ये लिख देंगे एंगल वी इज इक्वल टू एंगल ई, इनको लिख देंगे हम करस्पॉन्ड एंगल। ठीक है, संगत एंगल इन करस्पॉन्ड एंगल, करस्पॉन्ड एंगल। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी रूल, बाई एंगल सिमिलरिटी रूल, तो ये ट्राइंगल हमारे ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई सी, जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो हम सिमिलरिटी की जो रूल है वो लगा सकते हैं। दैट इज ये लगा सकते हैं हम कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई सी। अब ए बी की वैल्यू ए है, डी की वैल्यू एक्स है और बी सी की वैल्यू है बी प्लस सी, स्मॉल बी स्मॉल सी अपॉन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे ए सी अपॉन बी प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू देखो ए बी सी के टर्म में आ गई है। तो ये दोनों ट्राइंगल हमें पहले सिमिलर प्रूफ करने पड़ेंगे, उसके बाद सिमिलरिटी का रूल या बीपीटी का जो भी रूल है लगा करके हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए सी अपॉन बी प्लस सी यानी बी।
और नेक्स्ट 9 क्वेश्चन ये है कि ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड कॉर्ड पी क्यू। इस सर्किल का सेंटर ओ है, कॉर्ड पी क्यू है, जो कि पी आर से एंगल 50 डिग्री का बनाते हैं। ये एंगल है 50 डिग्री का, ठीक है, टेंजेंट पी आर से पॉइंट पी पर। देन एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, तो इस कॉर्ड पी क्यू द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है। देखिएगा ये जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट से ये रेडियस, ये ओ पी क्या रेडियस है, तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इधर एंगल अगर आपने 50 निकाल दिया है, तो जो इधर का एंगल बचा है वो बचा 40 डिग्री। अब होता क्या है, ओ पी रेडियस है और ओ क्यू भी रेडियस है। जब ये 40 डिग्री है तो ये एंगल भी हमारा 40 डिग्री ही होगा। अब किसी ट्रायंगल के हमें दो एंगल पता चल गए 40 40, तो 80 डिग्री ये निकाल दीजिएगा, 180 में से 80 निकाल दो, ये एंगल जो सेंटर वाला बचेगा वो 100 का बचेगा जाके, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट, और क्वेश्चन 10 आपका टेंजेंट से रिलेटेड है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल, यानी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्किल बना हुआ है, जो पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, क्यू आर 15 सेंटीमीटर, आर एस 14 सेंटीमीटर है, तो आपको एस पी की लेंथ बतानी। देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, कैसे करना है। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन पी क्यू आर एस की ये कंडीशन है। ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल बोला जाता है, जो किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ होता है और उसकी ये सभी साइडें टच होती हैं, यानी टेंजेंट का काम करती हैं। अब इसमें होता क्या, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्किल पर हम टेंजेंट गिराते हैं तो वो टेंजेंट हमेशा यूकल होते हैं। दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में यूकल होती है। इसी प्रकार से ये आपस में यूकल होंगे, ये और ये यूकल होंगे, ये और यूकल होंगे ये। इस प्रकार से अगर हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो होता क्या है कि अपोजिट साइड का सम अपोजिट साइड के सम के यूकल होता है। दैट इज पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू क्यू आर प्लस एस पी, ये होता है। अब देखो पी क्यू इसमें गिवन है हमको 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू 12 हो गई, क्यू आर है 15 सेंटीमीटर, और आर एस है 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछी जा रही है पी एस, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए सब सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए सब सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल विल बी इक्वल। ये हम केवल इतना लिखे दे रहे, बी हैव या बी नो दैट कि पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू क्यू आर प्लस एस पी। ये कब प्रूफ होता जाके, जब आप ये निकालेंगे, इन पॉइंटों से लेकर चलेंगे, ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, इन सबको आप एडिशन करेंगे तो ये जाकर के हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हमने कंप्लीटली जो थ्योरम लगनी है, जो कॉन्सेप्ट लगनी, वो ही लिख दी। अब पी क्यू है 12, आर एस है 14 इज इक्वल टू क्यू आर है 15, और एस पी हमें करनी है फाइंड। तो ये हो गए 26 इज इक्वल टू 15 प्लस एस पी, दैट इज एस पी इज इक्वल टू आ गई 11 सेंटीमीटर। डायरेक्टली आप इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। 11 हमसे कहा गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी है। साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एलसीएम लेके यहाँ से सॉल्व करेंगे जब हम इसको, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को हम रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। जब इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे तो ये लिख सकते हैं हम रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, और 12 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आपको निकाल सकते हैं, देखिएगा इसको हम साइन कॉस में चेंज करें तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए को एज इट रहने देंगे। इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा अपॉन कॉस ए हो जाएगा,
और इनटू में 1 माइनस साइन ए लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की कॉन्सेप्ट लग रही है, जिसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचा हमारा कॉस ए। ये 12 क्वेश्चन था। समझते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि एक पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, जिसकी छाया बन रही है 2√3 मीटर। 2√3 मीटर ये इसकी छाया बन रही है। सूरज इधर निकला हुआ है, तो इस पोल के ऊपर ये सूरज की छाया पड़ रही है, तो ये छाया इधर बनेगी जाके। हमने इसके लाइन को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये पोल है, इसकी हाइट है 6 मीटर। हमने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। इसको मान लिया हमने थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन तो सी पॉइंट पे बन रहा, जो कि हमसे पूछा जा रहा है। जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस गिवन है तो tan का यूज करेंगे। लेट एंगल ऑफ एलिवेशन बी थीटा दैट इज इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 6 अपॉन 2√3। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 3√3। tan थीटा इज इक्वल टू 3√3 को भी हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो 3√3 को क्या √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन में √3 है, ये कैंसिल आउट हो गया तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया। tan कितने वैल्यू √3 होती है ये आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता तो यहाँ मुश्किल हो जाएगी। tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। 14 क्वेश्चन हमसे कहा गया कि एक सर्किल है जिसकी न्यूमेरिकली एरिया और पेरीमीटर दोनों इक्वल हैं। तो हम ये मान के चलें इसकी रेडियस r है, तो जो पेरीमीटर है वही इसका एरिया भी है। न्यूमेरिकली मतलब नंबर में अगर हम निकालेंगे तो दोनों इक्वल निकलते जा करके। तो हम मान के चलें लेट रेडियस ऑफ सर्किल वी r। सर्किल की रेडियस को हमने r मान लिया है। तो पेरीमीटर क्या होती है? पेरीमीटर होती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट लिखें क्योंकि ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है। तो पेरीमीटर होती है 2πr और एरिया होता है πr²। देखिएगा पाई से पाई कैंसिल हो गया तो हमारा 2r इज इक्वल टू बचा r²। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं r² माइनस 2r इज इक्वल टू 0। r टेकन आउट कॉमन, r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से r के दो मान निकल रहे हैं, एक r इज इक्वल टू 0 निकल रहा है, एक r इज इक्वल टू 2 निकल रहा है। अगर हम r इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो सर्किल को बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे r0 इज इक्वल टू 0। जब रेडियस 0 हो जाएगी तो सर्किल बनेगा कहाँ? पॉइंट हो जाएगा। आप कहाँ है आपकी पेरीमीटर, कहाँ है आपका एरिया? दैट इज r इज इक्वल टू होगा 2 यूनिट। ठीक, तो ये था क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 15 है। किसी लोकेलिटी में इस प्रकार से दो सर्कुलर पार्क हैं, एक सर्कुलर पार्क ये है, एक सर्कुलर पार्क ये है। ये क्वेश्चन 15 की बात कही जा रही है। इस सर्कुलर पार्क का एरिया जो डायमीटर है वो 16 मीटर है और दूसरे सर्कुलर पार्क का डायमीटर 12 मीटर। अब वो कह रहे हैं नहीं, इन दोनों पार्कों को हटाइएगा और इन दोनों पार्कों के एरिया के इक्वल एक बड़ा सा पार्क सर्कुलर बना दीजिएगा, जो एरिया इन दोनों का ही होना चाहिए। तो फिर बताइएगा कि इस सर्कुलर पार्क की रेडियस क्या होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना क्या कि पाई r² इज इक्वल टू पाई r1² प्लस पाई r2²। हमसे ये कहा गया। तो देखिएगा कुल मिलाकर इसको हम पाई r² इज इक्वल टू पाई कॉमन ले लो, r1² r2²। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² इज इक्वल टू हो जाएगा r1² प्लस r2²। इतनी सी बात है सिर्फ। ये r1 है, यहाँ पर ये डायमीटर 16 है तो r1 हो जाएगी 8 का स्क्वायर यानी 64, r2 हो जाएगा यानी 6 का स्क्वायर 36। तो कुल मिला के जो r² निकलेगा जाके वो 100 निकलेगा जाके, तो r हो जाएगा हमारा 10 मीटर। यानी एक ऐसा आप सर्कुलर पार्क बनाना चाहते हो जो दोनों छोटे छोटे पार्कों के एरिया की इक्वल हो, तो आप 10 मीटर रेडियस का एक पार्क बना लीजिएगा, तो जो एरिया होगा इन दोनों पार्कों के इक्वल होगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन इस प्रकार से एक सर्किल दिया गया जिसकी जो साइड वो स्क्वायर दिया गया जिसकी साइड 2a गिवन है, तो सभी साइडें 2a होंगे। इस सर्किल का सर्कम स्क्राइबिंग सर्किल है, स्क्वायर है, तो ये जो सर्किल है आपका
इसका डायमीटर भी 2a हो जाएगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, फाइनली a हो जाएगी इसकी रेडियस। अब वो कह रहे हैं ये पहले पूरा जो स्क्वायर था वो ग्रीन कलर का था, लेकिन जैसे ही हमने सर्किल बनाया तो ये सर्किल को कर दिया हमने रेड, तो ग्रीन कलर आपका ढक गया। ठीक है, अब हमारा ग्रीन कलर यहाँ पर बचा हुआ है, ये जो एरिया है ये ग्रीन कलर की एरियाएं बची हुई हैं ये। अब हम कहीं पर मान लीजिएगा बॉल खेल रहे हैं या कोई पॉइंट लगाना चाहते हैं, तो ये जो ग्रीन कलर बचा हुआ है ये इतना, इसमें हमारा पॉइंट लगे, इसकी गारंटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जा रही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये एरिया है कितना, उस एरिया को पूरे स्क्वायर के एरिया से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, पूरे स्क्वायर के एरिया में से हम इसको रेड सर्किल, ये जो रेड एरिया है इसको कर देंगे माइनस। तो देखिएगा पहले तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड 2a है तो एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। एरिया ऑफ रेड रीजन दैट इज एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल रेडियस ए है तो एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। एरिया ऑफ रिमेनिंग रीजन दैट इज ग्रीन रीजन, ये हमारा ग्रीन रीजन मान के चलिएगा, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन या एरिया ऑफ रिमेनिंग रीजन, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। तो पूरे स्क्वायर के एरिया 4a में से हम पाई ए स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये बचेगा हमारा 4 माइनस पाई यूनिट स्क्वायर। ठीक, अब हमसे पूछा जा रहा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस बात की गारंटी बतानी है कि कोई व्यक्ति है वो इसमें जाकर के पॉइंट लगा पाएगा। हमसे इसमें कहा गया है कि देयर इज ए ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a यूनिट, साइड 2a यूनिट सर्कम स्क्राइबिंग ए रेड सर्किल, जो कि ये बना हुआ है रेड सर्किल। ठीक है, अब जयदेव ही आस्क टू कीप ए डॉट ऑन द अबव साइड बोर्ड, बोर्ड की अबव साइड पर कोई पॉइंट लगाना चाहता तो उसकी इस बात की गारंटी बताइएगा ये पॉइंट यहाँ या यहाँ लग जाएगा हमारा। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन, प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल चांस, फेवरेबल चांस मतलब है एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, और टोटल चांस कितने होंगे, दैट एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ग्रीन रीजन या रिमेनिंग रीजन अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ग्रीन रीजन की एरिया हमने फाइंड की है ए स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई अपॉन स्क्वायर की एरिया फाइंड की हमने 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो रिलेशन है वो हमारा इतना आ जाएगा 4 माइनस पाई अपॉन 4। अब प्रोबेबिलिटी की कोई यूनिट होती नहीं है, तो इस प्रकार से एक बार फिर समझ लीजिएगा। हमसे ये कहा जा रहा है कि ये स्थितियाँ, एक स्क्वायर है, ये एक सर्किल है, ये रिमेनिंग एरिया बचा हुआ ये कोने वाला, इसमें हम कहीं डॉट लगाना चाहते हैं तो हमारे उसमें लगाने के चांस कितने होंगे। तो हम ये एरिया फाइंड करेंगे, ये एरिया फाइंड करने के लिए पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्किल के एरिया माइनस कर दिया हमने और पूरे स्क्वायर के एरिया से डिवाइड कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी निकल आती है। अगर प्रोबेबिलिटी का आपको कॉन्सेप्ट है आती तो आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, यानी ताश की गड्डी 52 कार्ड्स की होती है, उसमें से हार्ट के 2 कार्ड खो गए, हार्ट के 2 कार्ड खो गए और स्पीड के 4 कार्ड गुम हो गए। तो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड रह कितने गए हैं, 52 में से आप 6 कम कर देंगे तो बचेंगे हमारे 46 कार्ड हमारी जेब में बचे हुए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड। अब जो स्पीड और क्लब होता है वो आपका ब्लैक ही तो होता है, तो ब्लैक के कितने बचे हुए हैं, हमारे पास ब्लैक कार्ड 26 होते हैं और रेड कार्ड भी 26 होते हैं। तो रेड कार्ड तो 2 ही हुए उनके, हमें कोई दिक्कत नहीं, रेड को हमने इसलिए इंक्लूड किया कि टोटल तो 46 बचे हुए हमारे पास, और ब्लैक कार्ड बचे हुए 26 से हमारे 4 गुम हो गए तो 22 बचे हुए हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब उनमें से हम एक ताश को खींचना चाहते हैं, इस बात की गारंटी क्या है कि वह ब्लैक होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड दैट इज PE इज इक्वल टू 22 अपॉन 46, दैट इज 11 अपॉन 23। तो ऑप्शन में 11 अपॉन 23 गिवन नहीं है, ऑप्शन हमें 22 अपॉन 46 ही गिवन है। ये भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं,
नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, और 18 क्वेश्चन ये है कि द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन से आपसे अपर लिमिट मॉडल क्लास की अपर लिमिट पूछी है। तो अब ऐसे मॉडल क्लास हम बता कैसे पाएंगे, तो इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, उसे समझ के हम बता पाएंगे। देखिएगा ये जब बिलो गिवन है तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता इसे हिंदी में कहते हैं। और हमको निकालनी पड़ती है फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उस क्लास इंटरवल की हमसे अपर लिमिट पूछी जा रही है। तो एक टेबल हमारी बनेगी, उससे आप इसको समझ पाएंगे। जैसे तो ये 18 क्वेश्चन को इस प्रकार से करना, हमको बिलो गिवन था, हमें क्लास इंटरवल इस प्रकार से इसके बना लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के मैंने लिख लेंगे और फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड कर लेंगे। जैसे हमने कंप्लीट कर दिया, आपको समझाना है केवल। तो देखो ये गिवन था, हमने लिख लिया। इंटर क्लास इंटरवल देखो बिलो 140 था, यहाँ पर 5 का डिफरेंस गिवन था। तो जो क्लास इंटरवल लिखेंगे वो 5 कम करके लिखेंगे, यानी 1 इधर हम 0 से भी अगर हम लेके चले तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो 135 टू 40, 140 टू 145 इस प्रकार से हमने लिख लिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ये 11 4 तो 4 ही रहेंगे, 11 माइनस 4 ये आ जाएगा, 29 माइनस 11 18 आ जाएगा, 40 माइनस 29 11 आ जाएगा, 46 माइनस 46 आ जाएगा, और 51 माइनस 46 इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब मॉडल क्लास इंटरवल होता कौन सा, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट आती है। तो फ्रीक्वेंसी 18 ही तो हाईएस्ट है। तो 18 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो मॉडल क्लास इंटरवल है 145 150 है। तो मॉडल क्लास इंटरवल हमारा निकल आया। मॉडल क्लास इंटरवल की हमें अपर लिमिट पूछी गई थी, जो कि होगी 150। तो हमने लिखा हुआ हैंस अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल इज 150। क्वेश्चन 19 क्वेश्चन हमसे कहा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। ये टॉप जो बना हुआ है तो ये कह रहे हैं इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। हम हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया को कॉन के कर्व सरफेस एरिया में एडिशन कर देंगे तो टॉप का हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन रीजन में देखिए क्या कह रहे हैं, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमीस्फीयर एंड द कॉन टुगेदर। बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि हेमीस्फीयर के एक प्लेन सरफेस को हम एक कॉन के प्लेन सरफेस के ऊपर माउंटेड कर देते हैं तो हमें टॉप मिल जाता है। सही बिल्कुल बात है। इसका मतलब है रीजन भी इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो इसके आंसर हो जाएंगे, हमें चिन्ह मारना है इस पर एमसीक्यू टाइप का। तो ये हो जाएगा बोथ एसेसन ए एंड रीजन आर द ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेसन ए। तो इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट सही। इसी प्रकार से एक 20 क्वेश्चन भी हमसे कहा जा रहा है कि एक एपी गिवन है। ठीक है, तो आप पहले ये चेक करना ये एपी है या नहीं है। तो आप देखिएगा T2 माइनस T1 फाइंड करते हैं तो 5.2 आएगा, T3 माइनस T2 फाइंड करते हैं तभी 5.2 आ रहा है, T4 अपॉन T3 फाइंड करते हैं तभी 5.2 आ रहा है। यानी कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है। इसका मतलब ये एपी है। रीजन कह रहे हैं कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कॉर्डिनेट है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एपी में नेगेटिव टर्म भी हो सकते हैं, सभी पॉजिटिव टर्म भी हो सकते हैं, और मिक्स टर्म यानी पॉजिटिव नेगेटिव भी होना पॉसिबल है। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव की एपी नहीं होती है। तो इनका जो रीजन है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ए स्टीरियो वर्ड आर रीजन जो है वो हमारा फॉल्स है। तो इस प्रकार से इसका 20 क्वेश्चन भी हो जाता है। इसके समझते हैं नेक्स्ट 21 क्वेश्चन से, जो कि सेक्शन बी है।